हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। और जैसा कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, 2026 का आगाज हो चुका है। आगाज के साथ साथ 26 में सीपेट का एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाला है। सीपेट का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि आपके पारा मेडिकल का एग्जाम। जो बच्चे 12th के बाद अपना करियर पारा मेडिकल में बनाना चाहते हैं, जी मैं बात कर रहा हूं आपके यूपी पारा मेडिकल का। और इसका एग्जाम काफी आसान होता है, करियर बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्या क्या इसमें जरूरत है, कौन सा बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल में आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही इस एग्जाम के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित बनाइए। सबसे पहले यहां देखिए कि सीपेट का जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश में साल में एक बार होता है। कब होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कौन दे सकता है सबसे पहले ये समझिए। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, साइंस से कहने का मतलब है कि साइंस में आपने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, मैथ लिया है, बायो लिया है, साथ में आपका एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश। तो ये सारे सब्जेक्ट से अगर आपने जो है वो 12th क्लियर किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपका 45 to 50% एटलीस्ट एग्रीग्रेट मार्क्स होने चाहिए 12th में। और अगर आप SC ST से आते हो तो आपके एटलीस्ट जो है वो 45 के लगभग जो है आपके एग्रीग्रेट मार्क्स होने चाहिए। साथ में ही जो आपकी आयु सीमा है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो कि इसके पात्रता है। इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लेते हो तो अब समझो कि इस एग्जाम को लेने वाली जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका नाम है ABVMU। कहने का मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अब यही इसका एग्जाम लेता है, हर साल इसका एग्जाम होता है। तो लेकिन ये मत समझना कि इसका एग्जाम इतना आसान होता है, ना ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप अच्छे से रणनीति बना करके अपनी तैयारी को अच्छे से देते हो तो आप आसानी से इसमें अपना करियर बना सकते हो। अब एक और अच्छे तरीके से समझो, अगर आपने कभी हॉस्पिटल आप गए हो, वहां पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब काम करते रहता है या डॉक्टर अब्सेंट रहता है, डॉक्टर उस समय हॉस्पिटल में नहीं आता है, तो उसके पीछे में उसके बिहाफ में जो वहां के लोग काम करते रहते हैं, जैसे लैब्स में आपने देखे होंगे काम करते हुए, खून जांच करते हुए आपने देखा होगा, कुछ टेक्निकल जब आप जाते हो MRI वगैरह करवाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि क्या वहां पे डॉक्टर करता है क्या, नहीं, वहां पे एक आदमी देखते होगे वो आपका जांच करता है। या कभी आप एक्सरे करवाने जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर करता है क्या, नहीं। तो ये सारे जो लोग हैं, चाहे एक्सरे करने वाले हो गए, MRI करने वाले हो गए, या फिर आपके खून वगैरह जांच करने वाले हो गए, ये सभी के सभी जो है ना ये पारा मेडिकल पढ़ के ही गए हैं। तो हर एक अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए पारा मेडिकल में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो आपको इन कोर्सेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होती है और देन आफ्टर आप भी उनके तरह जो है अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ये आपका मेन पारामेडिकल एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है। अब इतना जब आप समझ गए तो इस एग्जाम का मेन पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो समझिए। देखिए, इसका जो एग्जाम 2025 में हुआ था और नोटिफिकेशन आया था, तो वो इसका डेट यहां देख लीजिए कि एप्लीकेशन इसका 18 अप्रैल 2025 को आ गया था और इसका जो एग्जाम है ये इसका लगभग आपके जून के लगभग में हुआ था, मिड जून में हुआ था। तो सेम इसी तरीके से 26 में भी आपका अप्रैल के लगभग में आ जाएगा। एंड आफ्टर इसका एग्जाम होते होते, काउंसलिंग की प्रक्रिया होते होते जो समय सीमा जाता है वो अगस्त से सितंबर के बीच में चला जाता है। इतना चीज जब आप अच्छे से समझ लिए तो ये भी समझ लीजिए कि आपके एग्जाम का सेंटर कहां कहां पड़ता है,
तो उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से ये डिस्ट्रिक्ट्स में इनके सेंटर पड़ते हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती। तो इसी तरीके से करीबन यहाँ पे 20 सेंटर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, यहाँ पे आपके सेंटर होंगे। आपको इसमें ऑप्शन आएगा, आप इसके ऑप्शंस को भरिए और देन आफ्टर जो है आप एग्जाम जा करके दीजिए। एग्जाम का फॉर्म फी कितना है, तो 25 में इसका फॉर्म फी अनरिजर्व और ओबीसी वालों के लिए 3000 था और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2000 था। तो यही मोटा मोटी 2026 में भी इसका फॉर्म होने का संभावना है फी। अब आगे देखिए, आयु सीमा हमने आपको बता दिया कि जिस वर्ष आप एग्जाम दोगे एटलीस्ट आपका आयु सीमा 17 साल हो जाना चाहिए। इससे कम रहोगे एग्जाम नहीं दे पाओगे, अधिक रहोगे एग्जाम दे सकते हो। हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि अब अपर लिमिट वाला जो मामला है उसमें ये हटा दिया गया है, तो जो 30-35 साल के युवा हैं वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। मैं युवा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से जब समझ लिए तो यहां पे एक चीज और अच्छे से समझो कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको इसके एग्जाम को क्लियर करना है। सबसे बढ़िया बात क्या होता है कि इसमें किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको यहां पे ABCD यानी MCQ पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सही उत्तर को टिक लगाना है, लेकिन उत्तर आप तभी सही लगा पाइएगा जब आपके अच्छे से नॉलेज में सिलेबस होगा। सिलेबस क्या है यहां पे, तो वो अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो इसका जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब कोई बच्चा जो है लैब टेक्नीशियन करना चाहता है, कोई एनेस्थीसिया करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रश्न आएंगे ना। तो उसी के लिए इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन ए वाला जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप बायो का यहां एग्जाम दोगे, मैथमेटिक्स दोगे, कंप्यूटर साइंस दोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स दोगे, स्टैटिक्स दोगे या साइकोलॉजी दोगे। तो इन सभी चीजों को आपके चूज के ऊपर छोड़ दिया गया है। रेस्ट आपका सेक्शन बी, सी और डी जो है इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज है इसका पेपर होता है। लेकिन ये लेवल क्या होता है, तो साफ साफ आप देखोगे तो आपके रूल बुक में लिख दिया गया है कि अप टू 12th, यानी कि एग्जामिनर चाहे तो 9th से भी पूछ ले, 10th से भी पूछ ले, तो आपका जो भी आपका नॉलेज है वो 12th लेवल तक में क्लियर होना चाहिए। सवाल यहीं से आते हैं। PYQ अगर आप बनाते हो और साथ में टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल ले जा सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निगेटिव मार्किंग इसमें जो है वो नहीं होता है। तो ये भी एक आपके लिए बढ़िया विचार है, ऑप्शन है। इन सब चीजों को एक बार आप अच्छे से समझ लिए तो पैरामेडिकल की तैयारी अब कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपका अप्रैल तक में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन एग्जाम जो है वो जून तक में हो जाता है। तब एक चीज और अच्छे से मान लो कि अगर आपके नोटिफिकेशन आने तक में आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, तब नोटिफिकेशन से एग्जाम तक के फेज में आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। तो आप सभी बच्चों से एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन है। यहां से आपको हमेशा MCQ हो गया या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम मटेरियल कंटेंट है वो सभी प्रोवाइड होंगे। तो ये ग्रुप आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। अब कैसे तैयारी करनी है, तो अभी आपके पास एक सही वे है, सही तरीका है। NCERT का बुक है, एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर भी चाहो तो आप हर एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहते हैं और भी डिटेल में सब्जेक्ट वाइज समझना तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वहां पे कैसे तैयारी करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सभी डिटेल बता दिया गया है। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।